Good afternoon, everyone. Let's start today's session. अभी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करें। देखिए, वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था जो थी चार वर्ण व्यवस्था की बात की गई थी। तो ये देखिए, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पर है। तो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख था उसमें बताओ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चार वर्णों का वर्णन है। चार वर्णों का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में। तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में ऐसे पूछ देगा, या कि ऋग्वेद के भी किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में है। चलो, तो उत्पत्ति कहाँ से मानी गई और इनका कार्य क्या है ना? उत्पत्ति यानी कि विष्णु भगवान के वंश से माना गया, इनकी उत्पत्ति मुख से हुई है। ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मुख से हुई है। और इनका कार्य है धार्मिक अनुष्ठान। इनका कार्य क्या है? धार्मिक अनुष्ठान। और क्षत्रिय की भुजा से मानी गई है, जिनका कार्य है शासक वर्ग। इसमें धार्मिक अनुष्ठान जो यज्ञ या पूजा पाठ करते वो सब ब्राह्मण है। उत्पत्ति, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, जिसका काम है धार्मिक अनुष्ठान करना। और क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से हुई है, जिसका काम है शासक वर्ग। जो जितने इसमें आदमी सेना सब एक क्षत्रिय कहलाएंगे। जंघा से उत्पत्ति वैश्य की हुई है, जो कृषि कार्य के लिए जो कार्य करते हैं वह वैश्य है, व्यापार करने सबको वैश्य कहा गया। जिनमें जो पैर से उनकी क्षुद्र की उत्पत्ति किसी हुई है, तो पैर से इनका काम है सेवा कार्य करना। जो सेवा भाव में उनको शूद्र कहा गया। शूद्र कहा गया। उनका काम है सेवा कार्य करना। कुल या परिवार जो था, इसे कुलप कहते थे। इसके प्रमुख को कुलप कहा जाता था। कुल या परिवार के जो प्रमुख हुआ करते थे वैदिक, उन्हें कुलप कहा जाता था। ग्राम का जो था उसे ग्रामीणी कहा जाता था। प्रमुख को ग्रामीणी। और विष या वंश के जो प्रमुख को विषपति कहा जाता था। और जन को जो प्रमुख थे उन्हें राजा कहा जाता था। जन के प्रमुख को राजा और विष या वंश के को विषपति, ग्राम को ग्रामीणी, कुल या परिवार को कुलप कहा जाता था प्रमुख को। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। 75 बार हुआ है। ऋग्वेद में उल्लेख 275 बार हुआ है। किसी भी राज्य और राज्य क्षेत्र जनपद का उल्लेख नहीं मिला है। किसी भी राज्य क्षेत्र का जनपद का उल्लेख नहीं मिला। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ। किसी भी राज्य क्षेत्र का जनपद का उल्लेख नहीं मिला है। दो महान पुरोहित थे। कौन कौन? वशिष्ठ रूढ़िवादी थे, तो विश्वामित्र उदारवादी थे। दो महान पुरोहित थे, वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदारवादी। इन्हीं लोग के पुरोहित बनाने के लिए 10 जो सुदास राजा थे, तो वशिष्ठ के पक्ष में थे, उन्हें पुरोहित बनाना चाहते थे। तो इसी के लेके हुआ था 10 राग युद्ध। सुदास राजा का विजय होता है उसमें 10 राग युद्ध में, और वो वशिष्ठ पुरोहित भी बनते हैं। तो दो महान पुरोहित उस समय कौन थे? वशिष्ठ जो रूढ़िवादी थे, और विश्वामित्र उदारवादी। तो राजनीतिक जीवन, इनका राजनीतिक जीवन कैसा था वैदिक साहित्य को? तो राजा की सहायता और सलाह कार्य के लिए अन्य संगठन, राजा की सहायता और सलाह कार्य के लिए अन्य संगठन किए गए थे, जिसमें एक समिति थी। तो समिति में ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में समिति का कितनी बार उल्लेख हुआ? तो 9 बार। अथर्ववेद में समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया था। अथर्ववेद में समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। और समिति में स्त्रियों का भी प्रवेश था। समिति में स्त्रियों का भी प्रवेश था। और समिति का कार्य राजा का सहयोग करना था। साधारण व्यक्तियों का भी प्रवेश होता था। तो समिति का में साधारण व्यक्तियों का भी प्रवेश लिया जाता था। प्रवेश कर सकते थे, वो भाग ले सकते थे। समिति का कार्य क्या था? कि राजाओं का सहयोग करना। समिति में स्त्रियों का भी प्रवेश था, स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। अथर्ववेद में समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। समिति का कार्य क्या था? राजा का सहयोग करना। राजा का सहयोग करना। और स्त्रियां भी प्रवेश कर सकती थीं। समिति को प्रजापति की पुत्री अथर्ववेद में कहा गया। किस वेद में? अथर्ववेद में। और समिति का ऋग्वेद में जो समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है, उल्लेखित हुआ। और साधारण व्यक्तियों का भी प्रवेश
होता है, इसमें साधारण व्यक्तियों का भी प्रवेश होता है समिति में। समिति की बात, सभा। सभा, ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार प्रयोग हुआ है। एक समिति बनी, एक सभा। राजनीतिक में एक समिति थी, होती थी, एक सभा होती थी। एक सभा में क्या था, ऋग्वेद में सभा का शब्द का 8 बार प्रयोग हुआ है, जबकि समिति शब्द का 9 बार हुआ था। इसमें अथर्ववेद में समिति को प्रजापति की पुत्री कहा जाता था। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को प्रवेश था। इसमें स्त्री, उसमें बस स्त्री को प्रवेश था, समिति में स्त्रियों का प्रवेश था उनका भी, इसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों का प्रवेश था। अथर्ववेद में सभा को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। तो समिति और सभा दोनों को प्रजापति की पुत्री अथर्ववेद में कहा गया, लेकिन ऋग्वेद में क्या है, इन सबों का 8 बार उल्लेख हुआ है। इनमें स्त्री पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। इस संस्था में विशिष्ट और समृद्ध लोगों की अनुमति थी। सभा में, संस्था में बस विशिष्ट और समृद्ध लोग ही अनुमति थी कि वो प्रवेश पा सकते हैं, लेकिन उसमें सभी लोग प्रवेश पा सकते थे। इसमें समिति में, इसमें बस वशिष्ठ और समृद्ध लोगों की अनुमति। तो वशिष्ठ और समृद्ध लोगों की कौन सी थी समिति है कि सभा, तो सभा है ना। जब स्त्री दोनों को, तो दोनों प्रवेश पा सकते। ऋग्वेद में 8 बार किसका उल्लेख हुआ, तो सभा का उल्लेख हुआ है। 9 बार किसका हुआ, तो समिति का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में सभा को, अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा जाता है, प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता है। अब विदत, तो ऋग्वेद में विदत शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ है। यह विशिष्ट संस्था के रूप में माना गया है। इसमें स्त्रियां भी शामिल होती थीं। बड़ा सा रहेगा, छोटा सा होगा, शामिल होती थी। इसमें स्त्रियां भी शामिल होती थी। ऋग्वेद विदत शब्द का प्रयोग कोई इंपॉर्टेंट। विदत, देखिए विदत, ऋग्वेद में विदत शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ है। यह विशिष्ट संस्था के रूप में माना गया। तो विशिष्ट संस्था के रूप में कौन माना गया, विदत। तो समिति सभा में कौन सा विशिष्ट संस्था है, तो विदत। इसमें स्त्रियां भी शामिल होती थी, इसमें भी हैं लगभग तीनों। वृद्ध और विद्वानों की सहभागिता होती थी। इसमें बस वृद्ध और विद्वानों की सहभागिता होती थी। वृद्ध और विद्वानों की सहभागिता होती थी। इसमें अधिकांश का आध्यात्मिक विचार विमर्श होता था। अधिकांशतः किसका, आध्यात्मिक विचार विमर्श होते थे। कैसे, आध्यात्मिक विचार विमर्श होते थे। इसलिए देखो वृद्ध और विद्वानों की सहभागिता थी। इस तो स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक विचार विमर्श होंगे। इसे उत्तर वैदिक काल में समाप्त कर दिया गया। विदत को उत्तर वैदिक काल में समाप्त कर दिया गया। ऋग्वेद में विदत का प्रयोग 122 बार है। ऐसे एक विशिष्ट संस्था के रूप में किसे जाना था, विदत को। इसमें वृद्ध विद्वानों की सहभागिता थी। तो इसमें आध्यात्मिक का विचार विमर्श किस पर किया जाता था, आध्यात्मिक विचार विमर्श होता था। और कैसा, ये ऋग्वेद काल में से क्या, उसमें अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। अधिकारी को रत्नी कहा जाता था वैदिक काल में। अन्य अधिकारी जो थे, सेनानी, ग्रामीणी और वज्रपति थे। ये सबसे सेनानी, ग्रामीण, वज्रपति करके थे। ये न्याय का उल्लेख नहीं मिला, इसमें न्याय का उल्लेख नहीं मिला वैदिक काल में। सेना अस्थायी नहीं थी। और बलि जो राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। बलि क्या था, ये राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर था। तो बलि शब्द किससे संबंधित है, राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर है। सेना इसमें अस्थायी नहीं हुआ करती थी। न्याय का उल्लेख नहीं मिलता है। अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। और अन्य अधिकारी जो थे, सेनानी, ग्रामीणी और वज्रपति। पूर्व वैदिक काल या वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था, तो समाज पितृसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार हुआ करता था। पितृसत्तात्मक, बस पिता का सत्ता थी। पिता को प्रमुख परिवार का माना जाता था। कुलप का संयुक्त परिवार हुआ करता था। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। इस समय वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल, तो पर आधारित थी। और वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य अलग अलग व्यवसाय करते थे। एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य अलग अलग व्यवसाय करते थे। और ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन है। तो जो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन है। तो इनका सामाजिक जीवन जो था, समाज था, पितृत्मक समाज था, संयुक्त परिवार हुआ करता था। कुलप या परिवार, तो प्रमुख जो होता था परिवार का, उसे कुलप कहा जाता था। ग्राम वाले को प्रमुख को ग्रामीणी, और विष या वंश के प्रमुख को विष्पति, और जन के प्रमुख को राजा कहा जाता था। तो वर्ण व्यवस्था जो था, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन है। उत्पत्ति और कार्य, तो उत्पत्ति मुख से हुई है। ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई है, मुख से। इनका कार्य धार्मिक अनुष्ठान करना।
क्षत्रिय की उत्पत्ति है भुजा से, जिसका कार्य है शासक वर्ग शासन करना, दूसरे की रक्षा करना। जंग और वैश्य की उत्पत्ति जंघा से मानी गई है, जो जिनका कार्य है कृषि कार्य करना, व्यवसाय करना। पैर से शूद्र की उत्पत्ति पैर से मानी गई है, जिसका कारण सेवा कार्य करना है विष्णु के। से मुख से माना गया ब्राह्मण का उत्पत्ति, क्षत्रिय के माना गया है मुख भुजा से, और जंघा से वैश्य का, और पैर से शूद्र का। पूर्व वैदिक काल वाले तो इनका वस्त्र कैसे थे, सूती और ऊनी वस्त्र धारण करते थे। भोजन कैसा था इनका, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मुख्य फसल इनका यौ था, जौ। मुख्य फसल इनका क्या था, यौ कहते थे, और जिस समय जौ कहते हैं। नमक और मछली का उल्लेख नहीं है, नमक और मछली का उल्लेख नहीं पाया जाता है, लेकिन इनका भोजन शाकाहारी और मांसाहारी था। वस्त्र सूती और ऊनी करते थे। उदाहरण, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, परिवार या कुल, जिसका प्रधान कुलप कहलाता था। और समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। स्त्रियों की स्थिति क्या थी, सम्मानजनक थी। तो नमक और मछली को नहीं मिलता। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार या कुल, जिसका प्रधान कुलप कहलाता था। समाज में ये पूछता है तो जो वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का में समाज की सबसे छोटी इकाई बताए तो परिवार थी या कुल कहलाते थे, जिसका प्रधान क्या कहलाता था, कुलप। और समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। स्त्री सभा समिति और विदत में भाग ले सकते थे। तो सभा क्या थी, तो सभा में 8 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। समिति भी थी, उसका 9 बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, लेकिन अथर्ववेद में से प्रजापति की पुत्री कहा गया है सभा और समिति को। विदत में विशिष्ट एक संस्था इससे मानी गई, विशिष्ट प्रकार का ये माना गया, जिसमें विद्वान और विद लोग भाग लिया करते थे, आध्यात्मिक चर्चा किया करते थे विदत में। लेकिन सभा में सभी का प्रवेश था। इसमें समिति में सभी लोग का प्रवेश था, आम आदमी भी, लेकिन सभा में विशिष्ट लोग भी प्रवेश कर सकते थे। महिलाओं के लिए भी उपनयन संस्कार का प्रावधान था। कब जी है ना, महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार का प्रावधान था। जो उपनयन संस्कार होते थे, जो गुरुकुल में जाकर पढ़ना था, तो उससे पहले करा था, जिन्हें उन्हें उदाहरण कराना। महिलाएं पति के साथ एक में भाग ले सकती थी, बहुत अच्छी। स्त्री शिक्षा का महत्व था, उसमें स्त्री शिक्षा का महत्व था। महिलाएं पति के साथ एक में भाग भी ले सकती थी वैदिक काल में, जो है ना, पूर्व वैदिक काल में। महिलाओं के लिए भी उपनयन संस्कार का प्रावधान था। स्त्री सभा समिति विदत में भाग ले सकती थी। विदत में विद्वान विशिष्ट थे, तो महिलाएं भी हुआ करती थी जब भाग लेती थी। क्वेश्चन एग्जामिनर कि विदुषी महिलाएं कौन सी, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा। तो ये दे देगा कि विदुषी महिलाएं थी वैदिक साहित्य में या पूर्व वैदिक काल में कौन सी, इनमें से कौन विदुषी महिला है। तो लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, इसमें तीनों दिया है। एक दिया रहेगा भिन्न वाला, तो इसमें से कौन नहीं है पूछेगा, या कौन सी विदुषी महिला थी वैदिक काल का। एक का नाम दिया रहेगा लोपामुद्रा या अपाला का या घोषा का, याद रखना है। तो लोपामुद्रा, अपाला और घोषा विदुषी महिलाएं थी। विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, अपाला, घोषा। और देखिए इसमें दिया है कि पूर्व वैदिक काल में जो है बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा, इनका उल्लेख नहीं मिलता है। बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। अथर्ववेद में उल्लेख है। सिंधु घाटी में उल्लेख नहीं मिलता है। सिंधु घाटी में भी उल्लेख नहीं मिलता है, किसका, सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है सिंधु घाटी। 1829 में जो है विलियम वेंटिक और राजा राम मोहन राय ने इसको प्रतिबंधित कर दिया। सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा मोहन राय ने से इसको प्रतिबंधित कर दिया। उसमें क्या था कि पति मर जाने पर उसकी चिता में महिला को ना जान देना पड़ता था, जिंदा इस पर चिता पर बैठ जाती थी। ये बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा का अथर्ववेद में उल्लेख है, सिंधु घाटी सभ्यता में उल्लेख नहीं था। और इसमें और वैदिक पूर्व वैदिक काल में भी इसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन अथर्ववेद में है। यही क्वेश्चन पूछता है 1829 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय थे, ये बात सरात, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा मोहन राय थे जो भारतीय थे, उन्होंने मिलकर के सलाह पर इस पर प्रतिबंध लगाया गया। 1829 प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था, 1829 में। किसने लगवाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय। सामाजिक जीवन है इनका, देखिए दास प्रथा की शुरुआत ऋग वैदिक काल में हुई। दास प्रथा की शुरुआत कब हुई थी, ऋग वैदिक काल में हुई थी।
सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। क्या नहीं था? दास प्रथा, विधवा विवाह, नियोग प्रथा, पुनर्विवाह अकबर ने 1562 में समाप्त किया। दास प्रथा अकबर ने दास प्रथा को 1562 में समाप्त किया था। तो दास प्रथा किसने समाप्त किया? तो अकबर, मुगल शासक थे अकबर। और सिंधु घाटी सभ्यता नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। विधवा विवाह का उल्लेख नहीं मिलता। नियोग प्रथा, पुनर्विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा, विधवा विवाह, नियोग प्रथा, पुनर्विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है। दास प्रथा की शुरुआत ऋग्वैदिक काल में हुई। नियोग प्रथा जो किसी संतान स्त्री या विधवा को संतान प्राप्ति हेतु, एक नियोग प्रथा थी जो किसी निसंतान स्त्री थी या विधवा को संतान प्राप्ति हेतु ये नियोग प्रथा चल रही थी। विधवा होने पर पति के निधन पर देवर से विवाह करने का प्रावधान था। विधवा होने पर पति के निधन हो जाने पर निधन पर देवर से विवाह का प्रावधान था। निसंतान होने पर अपने पति की सहमति से पति के छोटे भाई या अन्य किसी योग्य व्यक्ति से संबंध स्थापित कर संतान क्षेत्रज की प्राप्ति कर सकते थे। नियोग प्रथा थी किसी निसंतान स्त्री या विधवा को संतान प्राप्ति हेतु ये नियोग प्रथा चलती थी। और विधवा होने पर पति के निधन पर देवर या से विवाह का प्रावधान था। निसंतान होने पर अपने पति की सहमति से ही पति के छोटे भाई या अन्य किसी से, जैसे इंपॉर्टेंट महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू कहते थे। तो वैदिक काल में अब पूछा जाएगा वैदिक सभ्यता में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। विदुषी कौन कौन थी? तो लोपामुद्रा, घोषा, अमाजू आजीवन विवाह। अविवाहित महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अविवाह जो अनुलोम विवाह भी था, प्रतिलोम विवाह, दोनों तरह के मानता थे। अनुलोम विवाह क्या होता था? पुरुष उच्च वर्ण का था, कन्या निम्न वर्ण की होती थी, यानी अनुलोम विवाह कहलाता था। पुरुष उच्च वर्ण का हो, कन्या निम्न वर्ण की हो। अब प्रतिलोम विवाह क्या होता था? पुरुष निम्न वर्ण का हो, कन्या उच्च वर्ण की हो। प्रतिलोम विवाह क्या कहलाता है? जिसमें पुरुष निम्न वर्ण का हो, कन्या उच्च वर्ण की हो, तो प्रतिलोम। अनुलोम जो होगा पुरुष उच्च वर्ण का होगा, कन्या निम्न वर्ण की होगी। ऋग्वैदिक जाति क्या थे? क्षत्रिय योद्धा होते थे, पुरोहित पंडित कहलाते थे, सामान्य व्यक्ति प्रजा होते थे, और शूद्र जो वर्ग होता था ऋग्वैदिक काल के अंत में। जाति कौन थी? क्षत्रिय जो योद्धा होते थे, पुरोहित पंडित कहलाते, और सामान्य व्यक्ति को प्रजा, और शूद्र वर्ग जो वैदिक काल के अंत में ही। तो आर्थिक जीवन जो वैदिक समाज का आर्थिक जीवन क्या था? मुख्य आधार पशुपालन और कृषि कार्य गौड़ था। कृषि कार्य क्या था? गौड़ था। कृषि कार्य था ही नहीं। पशुपालन और कृषि माना जाता है, कृषि कार्य था। पशुपालन में क्या क्या पालन करते थे? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा इत्यादि का पालन करते थे। प्रमुख पशु क्या था इनका? गाय, अधन्या, जिसे अधन्या कहा गया था, इसके मानने योग्य नहीं कहा गया था। गाय को अधन्या कहा गया है, जिसे राजा को गोप्ता कहा गया। ऋग्वेद में उल्लेख 176 बार है। गाय का ऋग्वेद में उल्लेख 176 बार है, जिसे अधन्या कहा गया है, अधन्या कहा गया। गाय की हत्या करने वाले को मृत्यु या देश से निकालने की सजा थी। गाय के कारण अनेक लड़ाइयां होती थी। गाय के कारण ही अनेक लड़ाइयां होती थी, और गाय की हत्या करने वाले को मृत्यु या देश से निकालने की सजा थी। वैदिक सभ्यता में जो आर्थिक जीवन था उनका मुख्य आधार पशुपालन और कृषि था। कृषि लगभग गौड़ थी। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी को और घोड़ा को पालते थे। इनका प्रमुख पशु जो था तो गाय थी। ऋग्वेद में इसका 176 बार उल्लेख हुआ है। हत्या करने पर मृत्यु देश से बाहर निकाल देना या मृत्यु की सजा देना, गाय के कारण ही अनेक लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ थी। कुंभा, काबुल कहलाते, वितस्ता, झेलम। प्राचीन नाम वितस्ता को अब झेलम कहते हैं, कुंभा को काबुल। काबुल का प्राचीन नाम कुंभा था, झेलम का वितस्ता, चिनाब का अस्किनी, रवि की परशुरी, और सतलज की सतुद्री कहते हैं, सतलज। और विपाशा, व्यास को व्यापाशा कहते थे प्राचीन समय में, विपाशा। सदा नीरा गंडक, दृष्टावती घग्घर, सरस्वती घग्घर, गोमती को गोमल कहते थे, गोमल नदी का प्राचीन नाम गोमती था। घग्घर का प्राचीन नाम दृष्टावती, गंडक का प्राचीन नाम सदा नीरा था, और व्यास नदी का जो प्राचीन नाम विपाशा था। तो व्यापाशा पूछ देता है, सतुद्री सतलज वाला पूछ देता है, सतलज इस समय कहते हैं, सतुद्री था इसका पूर्व।
प्राचीन नाम, रावी का परशुड़ी हुआ। और सिंधु नदी को सिंध कहते थे। और सरस्वती को घग्घर जो है इस समय नदी, उसका नाम पहले सरस्वती था। और सिंध सुषमा, सोहन नदी को सुषमा। धार्मिक जीवन देखिए, ऋग वैदिक लोग प्रकृति पूज्यवादी और बहुदेववादी थे। मतलब बहुत अधिक देवताओं का पूजा करते थे, कई देवताओं का। ऋग वैदिक लोग प्रकृति पूज्यवादी और बहुदेववादी थे। संपूर्ण वैदिक काल में मंदिर और मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं मिला है। संपूर्ण वैदिक काल में मंदिर और मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं मिला है। बोगाज कोई अभिलेख और जो ऋग वेद उल्लेखित देवता हैं तो इंद्र वरुण मित्र नासत्य हैं। और देवताओं की 3 श्रेणियां हैं, अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश। अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश जो अलग अलग, तो अंतरिक्ष के कौन देवता है, पृथ्वी कौन देवता है, आकाश के कौन देवता है, ये सब। धार्मिक जीवन जो ऋग वैदिक वालों का था, ये था। ऋग वैदिक प्रकृति पूज्यवादी बहुदेववादी थे। और संपूर्ण वैदिक काल में मंदिर और मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं मिला है। बोगास कोई अभिलेख और ऋग वैदिक जो उल्लेखित देवता थे इंद्र वरुण मित्र नासत। इसमें देवताओं की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। अंतरिक्ष के देवता कौन होते, पृथ्वी के और आकाश के कौन होते थे। ये वैदिक कालीन स्थल थे। घालगई पाकिस्तान में है। पंजाब में था कटपालन। कुरुक्षेत्र जो भगवानपुर था हरियाणा में है। जो इंद्रप्रस्थ भी दिल्ली में। और ये उत्तर प्रदेश का है। अहिच्छत्र, कौशाम्बी, कंपिली, पांचाल, बाटेश्वर, जखेड़ा, गढ़मुक्तेश्वर। और ये आपका है पंचवटी, तो पंचवटी महाराष्ट्र में है। वैदिक कालीन स्थल है। उत्तर प्रदेश में है गढ़मुक्तेश्वर, हस्तिनापुर। अहिच्छत्र, कौशाम्बी, कंपिली, पांचाल, बाटेश्वर, जखेड़ा, गढ़मुक्तेश्वर, हस्तिनापुर, ये सब उत्तर प्रदेश के स्थल हैं, वैदिककालीन स्थल। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता की तुलना, किसमें एक साथ देख लेंगे, इसे पूछ देता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो सेशन यदि पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें।